बैठिए बैठो। आज कुछ ज्यादा ही भीड़ है क्लास में, क्या बात है? ऐसा तो नहीं होता, बालिकाएं ही आती हैं, बालक वर्ग कैसे आ गए? उसको संभाल ना ज्यादा समझ में। हम लोग बोर्ड से एटॉमिक मॉडल स्टार्ट कर दिए थे, आई होप, है ना? प्लैंक क्वांटम थ्योरी हो गया था और बोर्ड से एटॉमिक मॉडल हमने दो पोस्टुलेट्स एक्सप्लेन किए थे। पहला क्या था कि इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड होता है वो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से मिलता है। मैंने बताया था ना कि अगर हम मान लें कि, थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं, कि हमारे न्यूक्लियस में मान लीजिए बाहर इलेक्ट्रॉन है E, ये नेगेटिवली चार्ज होगा, यहाँ प्रोटॉन मान लो है Z, और याद करो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज बराबर होता है, बस साइन का फर्क होता है, ठीक है? तो अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है तो प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होगा, तो अगर एक प्रोटॉन पे E चार्ज है तो Z प्रोटॉन पे ZE चार्ज होगा। तो ये आपको, इसको आप एज्यूम करो कूलम्ब्स लॉ की तरह प्लस Q1 चार्ज, है ना? और इसको एज्यूम करो माइनस Q2 चार्ज, Q1 Q2, ठीक है? इनके बीच की डिस्टेंस क्या? R। तो यहां से अगर हम काउंट करें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कूलम्बिक फोर्स कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। अब Q1 Q2 जगह हम रखेंगे, R स्क्वायर यही होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है? तो इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 कितना? ZE, Q2 कितना? E अपॉन R स्क्वायर, बराबर दिया गया था ZE स्क्वायर ना अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ये था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कर रहा था? इलेक्ट्रॉन को डिजायर्ड जो था सेंट्रीपिटल फोर्स जो चाहिए mv स्क्वायर बाई R, यही दे रहा था, है ना? मतलब क्या था कि मैंने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन नो डाउट सर्कुलर पाथ में घूमता है, बट सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए एक फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है जो बॉडी को सर्कुलर पाथ में घुमाता है, ठीक है? वो उस पाथ को, उस फोर्स को क्या बोलते हैं अपन लोग? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो बात आती है इलेक्ट्रॉन को ये सेंट्रीपिटल फोर्स मिला कहां से? तो क्योंकि हम जानते हैं न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन को डिजायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, जिससे सर्कुलर पाथ में घूमेगा। बात समझा? यहां से एक R और R कैंसिल कर लिया था, इक्वेशन 1 बना लिया था हमने, mv स्क्वायर इक्वल टू ZE स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ना, जिससे हम याद रहे कि क्या है, क्योंकि इन्हीं दोनों से बहुत सारी बातें करनी है। ZE स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये इक्वेशन 1 था। सबको समझ में आया था ये पॉइंट, ठीक है? सेकंड था कि इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमता था, तो बोर्स ने बोला कि इलेक्ट्रॉन वही घूमेगा जहां उसका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होगा, ठीक है? या बोला था कि जहां उसका एंगुलर मोमेंटम MBR, एंगुलर मोमेंटम क्या था? J। तो जहां उसका एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, बोला था ना उसने कि भाई इलेक्ट्रॉन वही रिवॉल्व करेगा जहां उसका एंगुलर मोमेंटम, देखिए इतना फॉर्मूला होता है लीनियर मोमेंटम का, मास इनटू वेलोसिटी, आपने जूनियर क्लास पढ़ के आए होंगे, लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। और साथ में अगर मैं रेडियस का भी मल्टीप्लाई करता हूं, क्योंकि बॉडी यहाँ सीधी नहीं चल रही है, वो सर्कल में घूम रही है, ठीक है? तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे, इसी को हम J से दिखाते हैं। तो बोला वही इलेक्ट्रॉन घूमेगा जहां इसका एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, 1 into h/2 पाई, 2 into h/2 पाई, 3 into h/2 पाई। मतलब जहां पे सिंपल सी बात, एकदम बेसिक लैंग्वेज समझे, तो बोर के अकॉर्डिंग था इलेक्ट्रॉन वही घूमेगा जहां वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इलेक्ट्रॉन का जहां एंगुलर मोमेंटम इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा, उसी जगह को हम ऑर्बिट बोलेंगे। बात समझा ना? बाकी न्यूक्लियस के बाहर बहुत ज्यादा स्पेस खाली पड़ा है, सबको ऑर्बिट नहीं बोलते। जहां पे इलेक्ट्रॉन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वही पाथ ऑर्बिट कहलाएगा। बात समझा क्या? तो ये अपना था सेकंड पोस्टुलेट। इतनी ही बातें हमने की थी,
ठीक है, बाकी फिर आपने हमारा मूड खराब किया था तो हमने लेक्चर दिया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलो, अब इन्हीं दो बातों से बेटा देख हम बहुत सारी बातें करेंगे यहाँ कि कौन सी ऑर्बिट न्यूक्लियस से कितनी दूर पे है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट न्यूक्लियस से कितनी दूर पे है, सेकंड ऑर्बिट न्यूक्लियस से कितनी दूर की है। तो पहला हम टॉपिक लगाते हैं इसमें रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। फर्स्ट है यहाँ पे रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। इन्हीं दो फॉर्मूले से हम नए नए फॉर्मूले बनाएंगे। ठीक है, देखो डेरिवेशन आपको रिक्वायर्ड नहीं है, बट हम आपको डेरिवेट करके देंगे फॉर्मूले को, बट फाइनल आपको जो बात बोलूंगा कि ये फॉर्मूला रट्टा मार लो, उसको रटते हैं। ठीक है, आइए तो अगर मैं इस सेकंड वाले फॉर्मूले को उठाता हूं, यहाँ पे एम बी आर बराबर इज इक्वल टू क्या है, एन एच अपॉन 2 पाई बराबर। अगर मैं यहां से v की वैल्यू निकाल लूं, ठीक है, यहां से अगर v निकालूं तो कितना आएगा बेटा, एन एच अपॉन 2 पाई एम आर आएगा क्या, बराबर। इसको उठा के इक्वेशन 1 में पुट करो v की जगह पे जरा। ठीक है, तो क्या होगा, ये v की वैल्यू उठा के हमने कहा रखा इक्वेशन 1 में, तो m v की जगह ये पूरा रख दूं, एन एच 2 पाई एम आर और उसका स्क्वायर भी कर दूं, इक्वल टू क्या, जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। चलिए ये रहा m, क्या ये हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर 2 टू जा 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर बराबर, और ये रहा जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। देखिए m से एक m कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, एक पाई से एक पाई कैंसिल हो गया, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया बराबर। ठीक है, क्या बच्चा लिख लेते हैं, ऊपर बचा एन स्क्वायर एच स्क्वायर, 4 कैंसिल हो चुका है, एक पाई बचा है, एक एम बचा है और एक आर, तो पाई एम आर इक्वल टू क्या, जेड ई स्क्वायर, यहां से बचा है एप्सिलॉन नॉट बराबर। अब यहां से अपने को आर कैलकुलेट करना है, क्योंकि रेडियस क्या होगा, आर होगा ना रेडियस। तो अगर मैं आर कैलकुलेट करूं तो क्या, एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन जेड ई स्क्वायर पाई एम, यही होगा। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ बेटा, इसमें से कौन सी चीज वेरिएबल है, एप्सिलॉन नॉट तो फिक्स है 8.854 into 10⁻12, एच कांस्टेंट है, एन बदलेगा क्योंकि फर्स्ट सेल के लिए एन की वैल्यू क्या होगी 1, सेकंड सेल के लिए एन की वैल्यू क्या होगी 2, थर्ड के लिए क्या होगी 3, यानी एन क्या है, वेरिएबल है अपना, और जेड भी वेरिएबल है। भाई हाइड्रोजन एटम के लिए क्या होगा, जेड 1 एटॉमिक नंबर, अगर मैं लिथियम की बात करूं तो जेड होगा 3, हीलियम की बात करूं तो जेड होगा 2, नाइट्रोजन की बात करूं जेड होगा 7, यानी आपका एन और जेड क्या वेरिएबल है क्या, तो सारे कांस्टेंट को एक तरफ ले लेते हैं और वेरिएबल को एक तरफ ढकेल देते हैं। आइए तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसा, अपॉन पाई एम, एम का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा, पाई 3.14 और ई स्क्वायर बराबर इनटू हो जा रहा है एन स्क्वायर अपॉन जेड। ये रहा रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट का फॉर्मूला। ठीक है, तो कभी कभी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में सीधे अगर न्यूमेरिकल देंगे जिससे तुम्हारा काम नहीं चलेगा, न्यूमेरिकल का अभी लास्ट बताऊं किससे निकालो, बट कभी कभी सीधे पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोर्स रेडियस। ठीक है, तो ऐसे कई फॉर्मूले बना के देंगे चार, तो अगर आपको डेरिवेशन आता होगा तभी आप यहाँ तक पहुंचे। बात समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, बहुत कम चांस है, 10% ही चांस है, बट आ सकता है, इसलिए पूरा डेरिवेट करके दे रहा हूँ कैसे आया। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर अपॉन पाई एन स्क्वायर। अच्छा बताओ, सारी वैल्यूज को रख देता हूँ पूरा, देखो आराम से, और आपको डेरिवेशन नहीं रट्टा मारना है कैसे कैसे आ रहा है। आपको क्या, अगर ये आप याद कर लिए तब भी ठीक है, नहीं याद करो ज्यादा नुकसान नहीं होगा, 10% का नुकसान। ठीक है, 90% तुम्हारे क्वेश्चन निकलेंगे दूसरे फार्मूले से। अब क्या होगा, मैं सबकी वैल्यूज रख दूं, पहली बार मैं रख के सब दिखा देता हूँ, डायरेक्ट फार्मूला दे दूंगा। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, 8.854 into 10⁻⁻12, एच होता है 6.6 into 10⁻⁻34, पाई होता है 3.142, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10⁻⁻31। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 into 10⁻⁻19,
इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड बराबर। इसको जब तुम पूरा सॉल्व करोगे, आराम से बैठ के सॉल्व करोगे, तो आएगा ये 0.529 इंटू 10⁻⁻10 टू एन स्क्वायर अपॉन जेड, और ये आएगा मीटर में। ठीक है, ये रेडियस का फॉर्मूला बनेगा 0.529 इंटू 10⁻⁻10 एन स्क्वायर अपॉन जेड मीटर में। बट अपने को सारे क्वेश्चन जो आएंगे रेडियस के वो एंगस्ट्रॉम में आने वाले हैं। ठीक है, तो आप खुद देखो, क्या 10⁻⁻10 मीटर को एक एंगस्ट्रॉम ही बोलते हैं क्या? बराबर है ना। और एंगस्ट्रॉम इक्वल टू क्या होता है? 10⁻⁻10 मीटर। इसका मतलब इस फार्मूले को मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, R इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, और ये क्या? एंगस्ट्रॉम। कुछ नहीं समझ में आया तो ये फार्मूला बिल्कुल याद रखना के साथ। बात समझा ना कि रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट का फार्मूला क्या होता है? 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और आपसे इसी में पूछेगा, आप जब भी रेडियस पूछेगा तो। आ गया समझ में? देखो बेटा, बोर का जितना भी मॉडल था ना, वो एक इलेक्ट्रॉन की स्पीसीज पे ही लगता था। मतलब यूनि इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जो सारी बातें बताए, यानी इस बोर का मॉडल हाइड्रोजन पे अप्लाई हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। इवन बोर का मॉडल जो है He+ पे भी अप्लाई हो सकता है, क्योंकि नॉर्मल हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, लेकिन He+ पे कितने हो गए? 1। इनका जो है लिथियम +2 पे अप्लाई हो सकता है, क्योंकि लिथियम में इलेक्ट्रॉन होते हैं 3, और +2 का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 1। जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, उसमें बोर का मॉडल लगता ही नहीं। ठीक है, और यही इनकी लिमिटेशन रहेगी, आगे हम दिखाएंगे। इनके जितनी भी बातें थी ना, वो सब यूनि इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पे ही एप्लीकेबल थी, जिनके पास केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है। यानी बोर का मॉडल हाइड्रोजन पे लग जाएगा, He+ पे लग जाएगा, Li+2 पे लग जाएगा। लेकिन तुम सोचो कि मैं इन सब फॉर्मूले को मैं लिथियम के लिए अप्लाई कर दूं तो गलत रिजल्ट आएगा। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, लिथियम +2 पे लग जाएगा, क्योंकि +2 में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 1, हाइड्रोजन के बराबर। ठीक है, तो हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक जो एलिमेंट्स होते हैं या आयंस होते हैं, उन्हीं पे बोर्स का एटॉमिक मॉडल चलता है। मैं जितनी बात करूंगा सब हाइड्रोजन के लिए करूंगा। बात समझा ना? ठीक है, तो रेडियस का फार्मूला समझ में आ गया कैसे निकाला हमने? ये फार्मूला याद रखिएगा, बाकी कुछ भी याद रखो ना रखो चलेगा। आइए अब जरा इस पे कुछ और बातें करते हैं रेडियस पे। चलो, ये फार्मूला डिराइव करके हमने ले लिया कि रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट is equal to 0.529 into n square upon z। ये अपना आ गया फॉर्मूला ना, रेडियस ऑफ nth। चलो अब हाइड्रोजन के लिए बात करते हैं। फॉर हाइड्रोजन आप इसके लिए भी कर सकते हो, इसके लिए भी कर सकते हो। ठीक है, ये तुम्हारी मर्जी। ठीक है, क्योंकि z चेंज होंगे बस। और हाइड्रोजन का सारा काम हाइड्रोजन पे था, तो हाइड्रोजन करके दिखाता हूँ। और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पूछते ही एक बिल्कुल बात फिक्स हो गई कि z इक्वल टू 1। z इक्वल टू 1, एटॉमिक नंबर क्या हो गया इसका? 1 हो गया। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। अगर मैं फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस निकालना चाहता हूँ, न्यूमेरिकल वैल्यू फटाफट लिख दूंगा आपके सामने। ठीक है, फॉर हाइड्रोजन एटम अगर मैं पहली बात करूं, फॉर फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस कितनी है? फर्स्ट ऑर्बिट के लिए क्या मैं n की वैल्यू 1 पुट करूंगा? बस लिख लो, तो R1 होगा 0.529 इंटू 1 स्क्वायर अपॉन 1। इसका मतलब 0.529 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस आ गई हाइड्रोजन के। समझ में आ रहा है क्या? और ध्यान रखना कि बोर का सारा काम किस पे चल रहा था? हाइड्रोजन पे। तो कभी कभी छोटे छोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, व्हाट इज द बोर्स रेडियस? बोर्स रेडियस कितना होता है? तो बोर्स का सारा काम किस पे था? हाइड्रोजन। और नॉर्मली हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1। वो किस ऑर्बिट में रहेगा? पहली ही ऑर्बिट में। इसीलिए इस वैल्यू को याद रखना। इसी रेडियस को अपन लोग बोलते हैं बोर्स रेडियस। क्या बोलते हैं? बोर्स रेडियस। ठीक है, कभी पूछे व्हाट इज द बोर्स रेडियस? 0.529 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, क्योंकि सारा काम उसका था किस पे? हाइड्रोजन पे। और हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन था, फर्स्ट सेल में था। जो फर्स्ट सेल की रेडियस आई है उसी को बोर ने बोला ये मेरी रेडियस है, बोर्स रेडियस। बात समझा क्या? इलेक्ट्रॉन पे काम कर रहा था ना वो। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन कभी बनता है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ बोर्स रेडियस? बोर्स रेडियस का ऑर्डर क्या होगा? एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10। भाई आप बताओ ना, अभी जब दूसरी वैल्यू निकालूंगा तो क्या ये हट जाएगा? क्या ये तो रहेगा ही ना। यदि बार बार कोई भी नंबर आएगा लेकिन इंटू 10⁻⁻10 तो करूंगा ना।
तो कभी पूछे कि बोर्स रेडियस का ऑर्डर क्या होता है, या तो ऑप्शन रहेगा एंगस्ट्रॉम या तो रहेगा 10⁻⁻10। बात समझे ना? दो क्वेश्चन बताया कि बोर्स रेडियस क्या होती है, उसकी वैल्यू 0.529 एंगस्ट्रॉम। बोर्स रेडियस का ऑर्डर क्या होता है, कब बोलोगे 10⁻10 मीटर के ऑर्डर की होती है बोर्स रेडियस, या 1 एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर की होती है बोर्स रेडियस। जो यूनिट है वही उसका ऑर्डर है। अच्छा चलो, अगर मैं सेकंड ऑर्बिट की बात करूं, फॉर सेकंड ऑर्बिट कुछ लोग को लग रहा होगा सर हाइड्रोजन के न्यूक्लियस से बाहर तो एक ही ऑर्बिट होती है, ठीक है, आप सेकंड ऑर्बिट की रेडियस निकालने चल रहे हो। मैं बोला हूं भैया न्यूक्लियस के बाहर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल्स होती है, ठीक है। अब ये दुर्भाग्य है हाइड्रोजन का, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। बात समझा? सेकंड ऑर्बिट तो एन की वैल्यू क्या, 2, ठीक है। अच्छा यही सेम चीज पूरा फंडामेंटल इनके लिए भी लगेगा, बस क्या हो जाएगा, वैल्यूज क्यों चेंज आएंगी इनकी, क्योंकि यहाँ पे जो Z होगा ना हीलियम का, वो होगा 2, ध्यान रखना। तो इसीलिए सिर्फ हाइड्रोजन के पहले ऑर्बिट की रेडियस को हम फोर्स रेडियस बोलते थे, तो सारा काम किस पे किया था, हाइड्रोजन पे। अगर आप हीलियम प्लस के लिए फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस निकालो कुछ और आएगा, क्योंकि वहां पे जो Z ही होगा वो 2 हो जाएगा, और Z2 होगा और N1 होगा, खुद समझो इसका आधा आने वाला है। बात समझा क्या? चलिए, तो सेकंड ऑर्बिट हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं, तो क्या R2 इक्वल टू 0.529, भैया आपका n कितना है, सेकंड, तो n स्क्वायर अपॉन क्या, Z1, तो 4 से बस मल्टीप्लाई कर दो, मैं सीधे आंसर लिख रहा हूं 2.116 एंगस्ट्रॉम। कोई वैल्यू आप रटिएगा मत, आपको समझा रहा हूं कैसे निकाल रहे हैं, ठीक है, 2.116 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अगर मैं बात करूं फॉर थर्ड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट की रेडियस कितनी होगी, तो थर्ड ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 3 रखूं क्या, ठीक है, तो R3 इक्वल टू हो जाएगा 0.529, 3 का स्क्वायर अपॉन 1, n स्क्वायर बाई z, ये 9 से मल्टीप्लाई इसको कर दूंगा तो ये आ जाएगा 4.761 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये आ गई थर्ड सेल की या थर्ड ऑर्बिट की रेडियस। अच्छा फोर्थ की निकाल लूं, फॉर फोर्थ ऑर्बिट के लिए बताओ n की वैल्यू कितनी पुट करूं, 4, ठीक है। R4 इक्वल टू 0.529, 4 का स्क्वायर अपॉन 1, n स्क्वायर बाई z, तो इसको अब 16 से मल्टीप्लाई करूंगा, आएगा आंसर 8.37 एंगस्ट्रॉम। ये तो ये देखिए रेडियस ऑफ एन, पहली सेल की रेडियस हाइड्रोजन कितनी है, सेकंड कितनी, थर्ड कितनी, फोर्थ। अब आप जितना करो दिन भर करो, निकालो बैठ के, क्या करना, 5 6 7 8 9 10, ठीक है, कोई काम नहीं है, करो, समझ में आ रहा? तो इतना हो गया आपका। अब एक बात देख बेटा, बहुत आसानी से देखो, क्या पहली सेल की रेडियस कम, दूसरे की ज्यादा, तीसरे की और ज्यादा, चौथे की और ज्यादा, बराबर ना, ठीक है। इसका मतलब जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर चलेंगे रेडियस ऑफ ऑर्बिट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। लेकिन बहुत इसमें से इससे भी अच्छा पॉइंट एक निकल के आएगा जब मैं इन ऑर्बिट का डिफरेंस निकालूंगा रेडियस का। मतलब मैं क्या बोलूं, जैसे मैं R2 माइनस R1 करूं, क्या करूं, R2 माइनस R1, R2 आया है 2.116, R1 है 0.529, तो इसका जो डिफरेंस आ रहा है बेटा दैट इज 1.5 एंगस्ट्रॉम लमसम। अगर मैं R3 माइनस R2 करूं, R3 माइनस R2, R3 क्या आया है 4.761 और 2.116, यह आया है 2.64 एंगस्ट्रॉम। डिफरेंस R4 माइनस R3 करूं तो R4 8.37 और 4.761, यह आ रहा है 3.6 एंगस्ट्रॉम। ये डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ऑर्बिट की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो एक बात बताओ, बहुत ध्यान से, ये रहा न्यूक्लियस, ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल, ये थर्ड सेल, ये फोर्थ सेल, ठीक है। अब देखो नो डाउट आपको पता है ये बात, किसी से भी पूछो भैया बताओ कि अगर ये सेंटर है, ये पहला सेल, ये दूसरा सेल, ये रेडियस किसकी ज्यादा होगी, चौथे सेल की। भैया पहले सेल की रेडियस ये, ठीक है, दूसरे की ये, तीसरे की ये, चौथे की ये तो 8th क्लास का बच्चा भी बता देगा, देखिए, ठीक है, कि रेडियस बढ़ रही है साफ साफ, ठीक है। बट काम की बात क्या है, देखो मैंने सेल्स को बनाया कैसे है, बहुत ध्यान से देखो। मैंने पहली जो 2 सेल है उनके बीच में डिफरेंस कम रखा है, दूसरे और तीसरे में डिफरेंस बढ़ा दिया, तीसरे चौथे में डिफरेंस और बढ़ा दिया। बात समझा ना? तो ऑर्बिट की जो सही कंडीशन होती है ऐसे होती है, अपन लोग ऐसे बनाते हैं, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ये प्रैक्टिकली गलत है, ठीक है। ऑर्बिट में क्या सारे ऑर्बिट के बीच का जो डिफरेंस होता है सेम थोड़ी होता है, ऐसा हो सकता है देखने में अच्छा लगे बस, ठीक है, बट हर देखने में जो चीज अच्छी होती है वो सही नहीं होती।
बात समझा ना? तो सही ये है आपका कि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर चलते हैं क्या हो रहा है, द डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ऑर्बिट इंक्रीजेस। बात समझा ना? ये काम की बात निकल के आई बोर्स रेडियस, ये तो तुम आराम से कर लोगे। ठीक है, ये जो नया सीखा ये इंटरेस्टिंग था कि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर चलते हैं तो सक्सेसिव ऑर्बिट के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होता है, बढ़ने लगता है। बात समझ में आ रहा? तो ये हुआ बेटा रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। रेडियस निकालना सीख गए हम लोग। आपको सिर्फ ये फार्मूला याद रखना है बस, ठीक है। और हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज पे सबका जेड आपको पता होना चाहिए। बस इन्हीं तीन से क्वेश्चन पूछेगा, या तो हाइड्रोजन या तो हीलियम प्लस या लिथियम प्लस 2। बात समझा? आप रेडियस आराम से निकाल लेंगे किसी भी से। चलिए, तो ये हुआ रेडियस का फंडा। और रेडियस के लिए हमने जो इक्वेशन लिखा था उसको भी निकाल लेते हैं अभी आपके लिए। इसके बाद हम देखेंगे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से भाग रहा है, तो उसको कैलकुलेट करें। पहला तो हो गया ये रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। चलिए, आर एन इक्वल टू 0.529 into n स्क्वायर अपॉन z। ये फार्मूला आप दिमाग में सेट रखिए, 0.529 into n स्क्वायर अपॉन z। ठीक है, आइए अब आते हैं सेकंड टॉपिक उठाते हैं इसमें, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। इन्हीं दो पॉस्टुलेट्स, अभी तीसरा पॉस्टुलेट आया ही नहीं बोलता, वो ने तीन ही पॉस्टुलेट्स ही बोला था। ठीक है, एक पहला ये हो गया कि इलेक्ट्रॉनों को न्यूक्लियस चारों तरफ सर्कुलर मोशन में घूमने के लिए जो डिजायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉनों की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से मिलता है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन वहीं घूमता है जहां उसका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज या एंगुलर मोमेंटम इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। उसी इक्वेशन उसी जगह को हम ऑर्बिट बोलते हैं। अब इन्हीं दो इक्वेशन से हम पहला क्या निकाल लिए, रेडियस। अब निकाल लेंगे वेलोसिटी, फिर काइनेटिक एनर्जी, फिर पोटेंशियल एनर्जी, फिर मैकेनिकल एनर्जी, सब निकाल लेंगे यहाँ से इलेक्ट्रॉन की। उसके बाद आएंगे तीसरे पोस्टुलेट्स पे, स्पेक्ट्रम कैसे बनता है। ठीक है, चलिए तो अगर बात करें यहाँ से फिर से यही क्वेश्चन उठाता हूं बेटा। अब मेरा टॉपिक बनेगा क्या, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। चलिए इसकी बात करता हूं, फिर से यही क्वेश्चन उठाओ। मैं डेरिवेशन दे रहा हूं, आपकी मर्जी, आप नहीं भी याद करोगे चलेगा डेरिवेशन, ठीक है, बट समझ में तो आना चाहिए आ कहां से रहा है सब। ठीक है, एन एच अपॉन 2 पाई, क्योंकि जितना मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ लो, क्योंकि फिजिक्स में भी इतना डिटेल में नहीं है एटम मॉलिक्यूलर न्यूक्लियर। ठीक है, जितना डिटेल पढ़ाऊंगा मैं ही पढ़ाऊंगा। बात समझ में आ रहा ना? हाँ, बाद में तुम खुद देखोगे, हम पार्टी सर कल हमसे यही बात कर रहे थे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम आप पढ़ा देते तो हम पढ़ाते ही नहीं इतना, क्योंकि अब फिजिक्स में कुछ है ही नहीं। ठीक है, जो है केमिस्ट्री में, थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा दूंगा तो फिजिक्स वाला बंदा कुछ नहीं पढ़ाएगा, तो सारा केमिस्ट्री में ही है उठा उठा। केमिस्ट्री सबसे लेंदी बन जाता है, इसीलिए वहां सब कुछ उठा के, फिजिक्स में डेरिवेशन थोड़ी है, एम का वी का जितना मैं करा रहा हूँ, वेलोसिटी वगैरह डायरेक्ट आंसर कर दो। ठीक है, तो आराम से पढ़िए आप इन सब डेरिवेशन। ये है बेटा। अच्छा ये बताओ, जब मुझे रेडियस निकालना था तो यहाँ से क्या मैंने वेलोसिटी को चुराया था, अब मुझे क्या निकालना है, अब यहाँ से रेडियस निकालो। ठीक है, चलो आर, चलिए किया करो, एन एच 2 पाई एम इंटू वी होगा क्या बेटा। अब इस आर को उठा के कहां रख दो, यहाँ पे फर्स्ट पे, ऐसे डेरिवेशन होगा, क्या करोगे। ठीक है, चलो एम वी स्क्वायर तो यही रहा बेटे, आराम से, यहाँ जल्दबाजी नहीं है, बहुत टाइम अपने पास। 2 पाई एम हुआ। अब देखो आर की जगह क्या रखो, एन एच 2 पाई एम वी। अच्छा पहले 2 से 2, पाई से पाई उड़ा देते हैं, बात समझा ना। अच्छा एक एम से एम भी उड़ जाएगा, कहाँ कहाँ बेटा, 4 पाई, रुको 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 रुको, क्या बोल रहे हो। अच्छा ये मैं क्या रख दिया, रुक जाओ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये यार ना बेटा, रुक जाओ, सॉरी सॉरी सॉरी, अब समझा। 2 पाई गलती मुझसे हो गई, एम बी। चलो चलो अब ये एम नहीं कटेगा। आइए क्या क्या कैंसिल हो सकता है, 2 2 जा 4 और ये पाई और पाई। अच्छा बेटा ये एम वी ऊपर जाएगा, और जब एम वी ऊपर जाएगा तो एक एम और एक बी कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट कर रहा हूँ, एम वी ऊपर ले जाऊंगा, जब एम वी ऊपर ले जाऊंगा एम से एम कैंसिल,
और एक v से एक निकल, यहाँ एक v बचेगा, बराबर ना। तो इस v इक्वल टू क्या होगा, ये m ऊपर जाएगा, तो z की स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट NH, बराबर। अब अच्छा बताओ इसमें से वेरिएबल क्या क्या, z एंड n। भाई z चेंज होगा, एटम चेंज होगा, उसका z चेंज हो जाएगा, एटॉमिक नंबर। और अगर फर्स्ट सेल होगा तो n की वैल्यू 1 रखूंगा, सेकंड होगा तो 2 रखूंगा, बराबर। तो क्या होगा, यहां से जो वेरिएबल उनको अलग कर देते हैं, ये हो गया e स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट h z बाई n, ये आ गया वेलोसिटी का फॉर्मूला, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की। अब सारी वैल्यूज रख देता हूं, डायरेक्ट आपको कर देता हूं। अब चाहे तो आप इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखिए, उसका स्क्वायर करिए 2, फिर एप्सिलॉन नॉट h रखिए, इत्मीनान से सॉल्व करिए। मैं आपको डायरेक्ट देता हूं वेलोसिटी 2.2 into 10⁻⁶ z बाई n मीटर पर सेकेंड, ये इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है। जब इसमें सब रखोगे वैल्यूज तो यही आने वाला है, ठीक है। 2.2 into 10⁻⁶ z बाई n, ध्यान रखना यही गड़बड़ करे वो, क्योंकि वहां पे था क्या n स्क्वायर बाई z, यहाँ है z बाई n, यही सब गड़बड़ होगा, यही भूल जाते हो बात कि n बाई z है कि z बाई n है, वहीं से क्वेश्चन गलत होगा तुम्हारा, z बाई n, ठीक है। चलो इस वेलोसिटी के फॉर्मूले को जरा यहाँ लिख लेता हूँ, बाद में जरूरत पड़ेगी तो हम खुद ही भूल जाते हैं। a स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट h z बाई n, ठीक है, बराबर। अच्छा चलो बेटा, अब यहाँ पे देखो ये वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया, एकदम आसान। अब हाइड्रोजन के लिए बात करें, और हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन के लिए बात किया जाए तो हाइड्रोजन बोलते ही ठप्पा लग गया z इक्वल टू 1, एटॉमिक नंबर 1, ठीक है। आइए फर्स्ट ऑर्बिट के लिए बात करें, फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी है, इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है, n इक्वल टू 1, तो v1 जो होगा वो होगा 2.2 into 10⁻⁶ z1 n1, इसका मतलब यही होगा 2.2 into 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, ये फर्स्ट ऑर्बिट में उसकी वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। सेकंड ऑर्बिट की बात करूं v2, अरे कल डायरेक्ट कैसे नहीं लिखना, सेकंड ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट का मतलब बस n चेंज होगा 2, n कितना होगा 2, तो क्या होगा v2 बेटा 2.2 into 10⁻⁶, आपका z हो गया 1 और ये हो गया 2, यानी 1.1 into 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, बराबर, ये आ गया। और अगर मैं बात करूं थर्ड ऑर्बिट की, तो n इक्वल टू क्या 3, तो v3 इक्वल टू 2.2 into 10⁻⁶ z बाई n 1/3, 0.71 के करीब आना चाहिए, एक बार देख लेता हूँ, याद तो है वैसे 0.71, 0.71 into 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। ये देखिए इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी आ रही है, फर्स्ट ऑर्बिट में कितनी है, सेकंड में कितनी है और थर्ड में कितनी है। देखो जब तक न्यूक्लियस के करीब है उसकी वेलोसिटी काफी ज्यादा है, जैसे जैसे वो न्यूक्लियस से दूर जा रहा है उसकी वेलोसिटी कम हो रही है। यही सब क्वेश्चन स्टेटमेंट बना के आता है आपके सामने कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, as we move from away from the nucleus the velocity of electron increases decreases remains constant unaffected, दुनिया भर का ऐसे बनाते हैं, ठीक है। तो अगर आप इस चीज को समझ रहे हो तभी आप आंसर कर पाओगे कि जैसे जैसे क्या है वो न्यूक्लियस के जब करीब, देखो जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से करीब है तो क्या है आपका, उसकी वेलोसिटी क्या है ज्यादा है, न्यूक्लियस से दूर जा रहा है उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है कम हो जा रही है। न्यूक्लियस का क्या है सेंटर है भैया, न्यूक्लियस पास, यानी उसका टारगेट ही क्या है न्यूक्लियस। तो हम लोग भी क्या जब अपने टारगेट के पास पहुंचते हैं तो हमारी चाल तेज हो जाती है, ठीक है। वैसे आराम से घर से आते हो, जैसे फ्यूजन साइंस क्लास इतना तेज सीढ़ी चढ़ोगे सर लगता है कि दौड़ के आ रहे हो, ठीक है। तो बस वही होता है, समझ में आया क्या। तो ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो यहाँ से दो बातें अब याद करते हो, क्या क्या चीजें हमने बताया अभी तक जो हमने पढ़ाया, क्या पढ़ाया कि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर चले रेडियस भी क्या हो रही है इंक्रीज, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। अच्छा डेल्टा आर एन भी क्या हो रहा है इंक्रीज, डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ऑर्बिट वो भी क्या हो रहा था इंक्रीज, और वीएन क्या हो रहा है डिक्रीज। ये दो बातें क्लियर हो गई, ठीक है। वेलोसिटी और रेडियस जो भी कुछ था, न्यूक्लियस से दूर चलेंगे तो रेडियस बढ़ेगी,
तो सक्सेसिव ऑर्बिट के बीच के रेडियस का डिफरेंस बढ़ेगा और वेलोसिटी कम होती जाएगी। ये हुआ रेडियस एज वेल एज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, ये फार्मूला याद रखिएगा 2.2, इसमें कोई ऐसा डेरिवेशन और कुछ नहीं है। 2.2 × 10⁶ Z/n मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए रेडियस निकाल लिया, वेलोसिटी निकाल लिया। अब बात करेंगे हम लोग काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। ठीक है, हटा दे, क्या करोगे वैसे भी। पीडीएफ बेटा जब मुझे समय मिल जाएगा बैठ के स्कैन कर लूंगा तो मैं भेज, मैं बहुत व्यस्त इंसान हूं। चलो आइए अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं सब पता है। देखो इस फॉर्मूले को ध्यान देना, यहाँ पे हमने नोट से मेरा खोलोगे ना, मैं काफी सारे फॉर्मूले दे दिया हूँ, बट आपको केवल एक ही याद रखना, नहीं बहुत कंफ्यूज हो गए नोट्स को पढ़, क्योंकि मैं किलो जूल पर मोल सब में निकाल के दिया हूँ। ठीक है, बट आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम वाला ही याद रखना बस। ठीक है, क्योंकि आपके लेवल पे जेईई मेंस और नीट लेवल पे सारे क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम पे हो जाएंगे। ठीक है, मैं नोट्स में एडवांस लेवल को कवर करते हुए सब डाल दिया, किलो जूल पर मोल भी आ गया, जूल पर मोल भी आ गया, तो आप कैसे हैंडल करोगे क्वेश्चन को। आइए देखो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं, हाफ mv², ये होता है बेटा काइनेटिक एनर्जी। अब देखो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, हाफ mv²। तो क्या अपन लोग इसको vn² कर सकते हैं? vn पहले से निकाल के बैठा हूं, बस रखो आ गया 1/2 m, vn क्या है, e² 2ε0h। इनको ये भी तो आया था Z और n ना, इनका पूरे का स्क्वायर कर लीजिए आप पहले। चलिए तो k = 1/2 रहने दीजिए आराम से, हाँ इसको m रहने दीजिए, इसको क्या e⁴ हो जाएगा, ये Z² हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये ε0² हो जाएगा, ये h² हो जाएगा, ये n² हो जाएगा। आई होप यहाँ से आप देखो कुछ काटना उठना मत, ये मल्टीप्लिकेशन में बात समझा ना। अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बहुत ध्यान समझो, ऊपर में m लिखूं, m e⁴ Z² अपॉन 4 2 जा 8 ε0² h² n², ये आ गया आपका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। कुछ गड़बड़ किया गया, और h ये गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, n² और h², ये आपका काइनेटिक। देखो अगर ये फॉर्मूला याद कर लिए हो ना, अब तुमको पोटेंशियल और टोटल एनर्जी याद करना बिल्कुल आसान है, बस ये फॉर्मूला याद रखना। अभी ये पढ़ा रहा हूँ काइनेटिक में, पोटेंशियल कुछ मत करोगे, यहाँ पे लगाऊंगा माइनस और यहाँ पे करूंगा 4, पोटेंशियल बन जाएगा। टोटल में सेम फॉर्मूला, आगे माइनस, मैकेनिकल एनर्जी, मतलब ये काइनेटिक है। अगर तुमने काइनेटिक याद कर लिया तो पोटेंशियल और मैकेनिकल याद करना बहुत आसान रहता है। मैकेनिकल में कुछ नहीं होगा, अभी पोटेंशियल से पढ़ाऊंगा ना, पूरा फॉर्मूला सेम होगा, जहां 4 वहां 8 है, वहां क्या आ जाएगा 4। ठीक है, और आगे लग जाएगा आपका माइनस। ठीक है, और मैकेनिकल में सेम फॉर्मूला, आगे माइनस लगा टोटल एनर्जी का। समझ में आ गया? तो ये हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, इसको भी यहाँ लिख लेता हूं मैं। काइनेटिक एनर्जी कितना आया, m e⁴ Z² और 8 ε0² n² h² बराबर। अच्छा इसमें क्या क्या वेरिएबल है जरा बताओ तो मुझे। Z और n ही वेरिएबल है यहाँ पे, बस जो वेरिएबल उसको बाहर कर लो। ठीक है, तो क्या काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू m e⁴ अपॉन 8 ε0² h² इंटू Z² अपॉन n² बराबर। ठीक है, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, पूरी वैल्यूज को रखेंगे यहाँ पे, तो ये आएगा 13.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू Z² अपॉन n², ये जूल पर एटम में आएगा। ये है आपका, बट अपने को पता है क्या बेटा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, बराबर ना। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या होता है, 1.6 इंटू। इस फॉर्मूले को अपन लोग नहीं याद करेंगे, केवल ये याद करेंगे 13.6
बस इनटू z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये फार्मूला याद रखो, यही तुम्हारे लिए जेईई मेंस और नीट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है। बात समझा? 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। देखने यहाँ स्क्वायर था, वेलोसिटी स्क्वायर, ठीक है, गलती मत करना, ठीक है। अब यहाँ सब जितने फॉर्मूले बताऊंगा ना, पोटेंशियल, मैकेनिकल, ये चीज चेंज ही नहीं होगा, ठीक है। अब अगर मैं आपसे करूँ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बताओ, इसको डबल करके माइनस लगा दो, 27.8 माइनस में। मैं बोलूँ मैकेनिकल बताओ, सिर्फ इसके सामने माइनस लगाओ, मैकेनिकल आ गया। बात समझा ना? तो अगर आपने काइनेटिक याद कर लिया तो आपको पोटेंशियल मैकेनिकल याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल इसका डबल करके नेगेटिव लगाऊंगा, पोटेंशियल अभी डेरिवेट करके दे दूंगा मैं, परेशान मत हो। इसका डबल करके नेगेटिव लगाऊंगा, और जब टोटल एनर्जी यानी मैकेनिकल एनर्जी जब पूछेगा तो इसी के सामने माइनस लगा दो, तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आएगा, ठीक है। अब देखो, मैं तुमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में दे दिया, हालांकि तुमसे इसके आगे वो पूछेगा नहीं कभी मेंस और नीट लेवल तक, ठीक है। अगर पूछ लिया जूल में तो इसको बस 1.6 इंटू 10 जूल क्या होगा, जूल पर एटम, ठीक है। बोला किलो जूल पर एटम में निकालिए, तो क्या जूल को किलो जूल नहीं बदल पाओगे? आराम से कर लोगे ना, किलो जूल पर एटम। बोल दिया किलो जूल पर मोल निकालो, तो साथ में एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई भी कर देना, हालांकि तुमको इतना परेशान करेगा नहीं। बात समझा ना? यूनिट का खेल है पूरा, बट जेईई मेंस और नीट लेवल पे इसी फॉर्मूले पे मैं बताऊं 95% क्वेश्चन चांसेस रहता है इसी फॉर्मूले पाएंगे, ठीक है। और 5% लिए तुमको रिस्क नहीं देंगे, बता दिया करना क्या, ठीक है। कि एक बार इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम आ गया, तुम इससे जूल भी पहुंच सकते हो, किलो जूल पे जूल पर एटम ही पहुंच जाओगे इससे मल्टीप्लाई करके। जूल को किलो जूल में बदलना है, 10⁻³ से डिवाइड मार दोगे, थाउजेंड डिवाइड मार दोगे, आप उसको किलो जूल पर एटम में पहुंच जाओगे। मान लो तुमने किलो जूल पर एटम निकाल लिया, तुमसे पूछा किलो जूल पर मोल, तो जितना वैल्यू आई है उसको एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई कर दो, किलो जूल पर मोल में आ जाएगा। जो पर एटम उसको पर मोल में करने के लिए क्या करना होगा, एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई कर दो, खत्म कहानी। इतना तो समझदार हो मेरे विद्यार्थी हो यार, समझ में आया क्या? 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर आ गया समझ में? तो ये फॉर्मूला आप काइनेटिक एनर्जी का याद रखेंगे, ठीक है। डेरिवेशन ना भी याद रहे चलेगा, बट ये याद कहाँ गया, आसान है टॉपिक बिल्कुल ना, कुछ है नहीं। आइए जरा पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। अभी बाद में इसका एक बार तीनों एनर्जी पढ़ा दूं, फिर बताता हूँ फॉर हाइड्रोजन एटम K1 U1 E1 सब निकालता हूँ एक साथ में। हाँ, तो एक साथ ही आपको पूरा फैक्टर समझ में आ जाएगा कि न्यूक्लियस से दूर चलूंगा तो काइनेटिक बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, पोटेंशियल बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, टोटल में क्या रिलेशन होगा। पहले सबका फॉर्मूला डेरिवेट कर देते हैं। आइए इसके बाद आ जाते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इस फॉर्मूले को बहुत प्यार से देखते रहो, इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। तुम प्यार से देखोगे तो कोई नहीं ले जाएगा, ठीक है, प्यार से देखते ही नहीं। आइए चलो UN, पोटेंशियल एनर्जी बेटा क्या बोलते हैं, यू से दिखाते हैं। चले आइए, अच्छा एक बात बताओ, मैंने क्या बोला था कि न्यूक्लियस पे टोटल चार्ज था प्लस ZE का, याद करो, और बाहर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज था E का, और उनके बीच की रेडियस क्या थी बेटे, R। तो पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, अगर कोई चार्ज है प्लस Q1 और एक चार्ज है माइनस Q2, कोई प्लस और माइनस चार्ज एक दूसरे से अगर R डिस्टेंस पे रखे हैं, तो उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R, नॉट R स्क्वायर। R स्क्वायर कर दोगे तो ये तो फोर्स बन जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो Q1 Q2 बाई R, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या बोलते हैं अपन लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो Q1 Q2 बाई R, इसी को R स्क्वायर किया नहीं कि ये फोर्स बन जाएगा, ठीक है। चलिए अच्छा बहुत ध्यान से, अब मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। चलिए निकालते हैं। U इक्वल टू क्या हो जाएगा, UN 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट करूं पहले, भाई ये भी प्लस माइनस ही तो है। अच्छा Q1 क्या होगा, ZE, यहाँ रखूंगा मैं प्लस Z, साइन के साथ रखूंगा। याद करो जब मैं फोर्स निकाला था, मैंने उस बात बताया था उस दिन कि जब मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, जब आपको सर फोर्स निकालना तो आप केवल ZE और E लिखे थे, अब यहाँ आप साइन के साथ लिख रहे हो, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, फोर्स वेक्टर था। बात समझा क्या? तो प्लस Z और यहाँ पे माइनस E और अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, R। तो इसको लिख लो पहले, UN इक्वल टू क्या हो जाएगा ये आप बताओ, माइनस ZE स्क्वायर प्लस माइनस माइनस अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, यही है। RN कर दो इसको,
और आर का फॉर्मूला हमने पहले डेरिवेट कर रखा है, एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर वाला, उसको रखो जरा, यू एन इक्वल टू माइनस जेड ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट पाई ना, इसका फॉर्मूला क्या था, एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर, आर का फॉर्मूला हमने डेरिवेट किया है पाई एम ई स्क्वायर जेड, ये था आर का फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या क्या कुछ कैंसिल हो सकता है क्या, पाई से एक पाई कैंसिल हो सकता है, और कुछ नहीं, इसको ऊपर ले जाएं अब, चलो तो यू एन इक्वल टू माइनस जेड ई स्क्वायर इनटू क्या हो जाएगा एम ई स्क्वायर जेड, ये ऊपर चला गया बेटा, नीचे क्या बचा आपका 4 बचा, एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर, क्या यही बचा। आइए आप देखो यू एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको देखो अगर हम z को अलग भी करते हैं या सीधा देखो आप माइनस इसी फॉर्म में बनाते हैं, एक m था m आया, e की पावर 2 e की पावर 2 e की पावर 4 आया क्या, और ये आपका क्या z है, और यहाँ पे क्या आपका माइनस जेड ई स्क्वायर ना, e की पावर 4 तो हो गया, z और z स्क्वायर, दिमाग लगाओ, z और z क्या z स्क्वायर अपॉन ये क्या 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर, गौर से देखो इस फॉर्मूले को मैच करो, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम फार्मूला, 8 की जगह 4 किया और माइनस लगा दिया, समझा क्या। ठीक है, मैंने बोला था ना ये फार्मूला याद रहेगा, बाकी सब याद कर लो। यहाँ पे अगर 4 लिख दिया माइनस लगा दिया तो पोटेंशियल एनर्जी का दिया और पूरा डेरिवेट करके दिया आपको कैसे आया, बात समझा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना वो काइनेटिक के डबल, और काइनेटिक का डबल होती है और नेगेटिव होती है, काइनेटिक का डबल है और नेगेटिव है, आप खुद देखिए ना काइनेटिक का डबल हुआ ना, ठीक है, और साथ आधा मत करना, सर 8 था तो ये तो आधा हो गया, आधा नहीं डबल ही है, बात समझे ना। तो काइनेटिक का क्या हुआ, डबल हुआ और नेगेटिव हुआ, तो जो भी फार्मूला आपने पढ़ा है उसका डबल करके नेगेटिव लगा दो, काम हो गया। 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, 13.6 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करो, सामने माइनस लगा दो, आ गया फार्मूला पोटेंशियल का, समझ में आ गया क्या। ठीक है, चलो यहाँ पे वही सेम बात होगी बेटा कि जेड स्क्वायर, देखो सारे वेरिएबल को एक तरफ ले लो, क्या हो जाएगा माइनस m e टू द पावर 4 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर इनटू z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, यही तो हुआ ना फॉर्मूला। ठीक है, अब इनको पूरा सॉल्व कर दो, सेम वैल्यू आएगी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ u n इक्वल टू माइनस 27.2 13.6 इंटू 2 कर दो भैया, ठीक है, डबल उसका इंटू स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इसलिए बच्चों ने बोलता हूँ केवल काइनेटिक एनर्जी याद रखो बस, वो नहीं भूलोगे तो सब निकालने जाओ। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी है 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, कोई मुझे पोटेंशियल निकालो, 13.6 का डबल करो नेगेटिव मारो, ठीक है, तो हो जाएगा पोटेंशियल। अब इधर टोटल निकालूंगा तो इतनी ही आएगी, टोटल केवल क्या आएगा आपका, जो भी आएगा उसमें नेगेटिव लग जाएगा, और साथ ही पूरे के सामने क्या होगा नेगेटिव, यहाँ 8 ही रहेगा वहां पे टोटल में। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई क्या, पोटेंशियल एनर्जी, कोई डाउट तो नहीं किसी को, कैसे आया। चलो आपके लिए जरूरी है बस ये याद, या कंसेप्ट याद कर लेना, काइनेटिक याद करूंगा बस, ना तो पोटेंशियल याद करूंगा ना ही टोटल याद करूंगा, काइनेटिक याद रहेगी तो पोटेंशियल क्या डबल करके नेगेटिव, और काइनेटिक का ही नेगेटिव क्या होती है टोटल एनर्जी, जिसको मैकेनिकल एनर्जी बोलेंगे, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। ठीक है, चलो भाई ये भी हो गया। हाँ जूल में पूछेगा तब ना, पहले पूछे तो आपसे जूल में, जूल में पूछेगा तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर लेना, तो जूल पर एटम हो गया, किलो जूल पर एटम में पूछेगा तो बस जूल को किलो जूल में चेंज कर लेना, और मान लो जूल पर मोल में पूछा तो जूल जो जूल पर एटम आया है उसी को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तुम्हारा जूल पर मोल में आ जाएगा आंसर, इतने तो तुम समझदार हो। ठीक है, आइए, हाँ हमारे विद्यार्थी तो मैकेनिकल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैकेनिकल, अरे बाबा काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, टोटल एनर्जी को मैकेनिकल बोलते हैं, और काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दो ही तरह की एनर्जी है इनके पास, तो दोनों को जोड़ दो उसको मैकेनिकल या टोटल एनर्जी बोलेंगे। ठीक है,
मैकेनिकल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। ऐसी होने क्या अभी हो रही ना? अब बोलना जरा क्या हुआ? अरे इस वैसे ही रहते, शांत नहीं रहते, सब बिरले लड़के हैं। मैडम जरा ऐसी होने। चलो देखो भाई ध्यान दो। हाँ फैन चला दो, तुम लोग को दिक्कत तो नहीं है? चलो अभी कूल हो जाएगा, टेंशन नहीं। देखो मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी को मैं दिखाऊंगा ई से, टोटल एनर्जी। मैकेनिकल का मतलब टोटल मान, तो क्या होगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, Kn प्लस Un। ठीक है। अच्छा काइनेटिक का फॉर्मूला ये देखो रखा है सामने, क्या होगा m टू द पावर 4 z² अपॉन a साइन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर बराबर प्लस, और इसका माइनस m देखो बस यहाँ 4 लगाऊं तो m e टू द पावर 4 z² अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर बराबर। ठीक है, ये प्लस माइनस माइनस, तो m e टू द पावर 4 z² अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर माइनस m e टू द पावर 4 z² 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर बराबर। अब यहाँ से क्या क्या कॉमन मिलेगा निकाल लेते हैं। आप देखो m तो कॉमन मिल रहा है, e टू द पावर 4 भी कॉमन है, z² भी कॉमन है। ठीक है, और कुछ कॉमन मिल रहा है क्या? यहाँ से 4 कॉमन ले सकते हैं क्या? 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हैं, n स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हैं, h स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हैं बराबर। ठीक है। अच्छा इधर क्या बचा? अगर मैंने 4 कॉमन लिया तो क्या इधर 1/2 बचा, और इधर 1 बचा, 1/2 -1, आधे में से 1 घटाओगे तो माइनस आधा। ठीक है, और माइनस आधे को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ पे क्या बचेगा फाइनल देखो, m e टू द पावर 4 z² 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर माइनस 1/2, उसे मल्टीप्लाई कर दो तो m e टू द पावर 4 z² 4 2 जा 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर, सामने तो माइनस, चेक कर सेम है। ठीक है, बस आगे क्या लगा है माइनस, आया समझ में? ठीक है, इसके हो गया मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक है, मैं डेरिवेशन दे रहा हूं, तुमको मजा ना है मत पढ़ो। ठीक है, आप वो चीज पढ़ो जो जरूरी है तुम्हारे लिए। ठीक है, कैसे आया मैं बता के दे रहा हूँ आपको, आया कर। ठीक है, यानी देखो तुम्हारे दिमाग में शॉर्टकट क्या तैयार हो जाना चाहिए, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद करो, 13.6 इंटू z² अपॉन n स्क्वायर, बस यही एक फॉर्मूला याद रखो। जब भी चाहे मैकेनिकल पूछे चाहे पोटेंशियल पूछे, पहले काइनेटिक को सोचना कि काइनेटिक है भैया 13.6 इंटू z² अपॉन n स्क्वायर। कोई पूछा पोटेंशियल, बस 13.6 को डबल करके निगेटिव लगा दो, और कोई पूछा मैकेनिकल या टोटल, तो बस जितना काइनेटिक है उतना ही टोटल होगा, बस सामने माइनस लगेगा बस। बताओ ये 3 चीजें बिल्कुल समझ में आ गई आपको? आइए अब जरा इन सबको समराइज करते हैं तीनों चीजों को। देखो आप यहाँ से एक साथ लिखते हैं, Kn का फॉर्मूला हमने आपको दिया 13.6 इंटू z² अपॉन n स्क्वायर। बहुत आराम समझो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम बराबर, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला -27.2 इंटू z² अपॉन n स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, टोटल एनर्जी क्या -13.6 इंटू z² अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब तुम्हारी जिंदगी यही 3 फॉर्मूले डिसाइड करेंगे। ठीक है, काइनेटिक, पोटेंशियल और मैकेनिकल। बात समझा क्या? ठीक है, यही 3 फॉर्मूले याद रखिए, जितना मैं डेरिवेशन कराया नहीं समझा कोई दिक्कत नहीं, पर ये 3 फॉर्मूले समझ बात समझ आए कि कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल इसी पे आएगा,
ठीक है, डेरिवेशन आपको नहीं रिक्वायर्ड है। चलिए तो एक बात समझो बेटा, बुक में से आप ये जब मैं नोट्स भेजूंगा ना, आप इन्हीं फॉर्मूले पे फोकस करना जो मैंने जबरदस्ती का लिख दिया है किलो जूल का, यहाँ लिख दूंगा 13/12 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर किलो जूल पर मोल। ठीक है, वो सब मैंने सब में निकाल निकाल के दिया है। ठीक है, क्योंकि मुझे तुम ब्लेम ना कर सको कि क्वेश्चन जो आप पढ़ाए उससे बाहर से आया। ठीक है, मैं सब निकाल निकाल के बुक में दे देता हूँ कि तुम्हें पढ़ना है पढ़ो, ना पढ़ना मत पढ़ो, बट 95% क्वेश्चन यही। ठीक है, बाकी तुम समझदार हो कैसे कन्वर्ट करें। आइए आप देखो, अब जरा हाइड्रोजन आइटम के लिए तीनों एनर्जी को कैलकुलेट किया जाए। ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट में तीनों एनर्जी निकालें, K1 U1 E1, सेकेंड सेल में, थर्ड सेल में, और आपको फाइनल डिसीजन दे देते हैं कि न्यूक्लियस दूर चलने पर इसमें से कौन बढ़ता है कौन घटता है, देख लेते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं जरा। हाँ बोलो। हाँ माता पिता। चलिए फॉर हाइड्रोजन एटम, चलो आराम से देखो, ये एनर्जी निकालना भी आपको बड़ा मजा आएगा निकालने में, क्योंकि तुमको शॉर्टकट पता चल जाएगा करना क्या है। ठीक है, ये निकाला तो ये तुरंत निकल आएगा। ठीक है, माइनस लगाना है इसके सामने, इसको डबल करके माइनस लगा दोगे बस। ठीक है, आइए तो क्या हाइड्रोजन एटम के लिए Z फिक्स हो गया 1? अब तो ये बदलेगा ही नहीं। ठीक है, सिर्फ n चेंज होगा बस। चलो पहले बात करते हैं फर्स्ट ऑर्बिट के लिए। क्या फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 1 होगी? आराम से देखो, n की वैल्यू क्या होगी 1। चलो तो सबसे पहले क्या निकालें, काइनेटिक निकाल ले, बाकी सब निकल आएगा अपने आप। तो K1 निकालें, Z कितना 1 स्क्वायर, यानी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, बराबर, यही हो गया। अब अगर मैं U1 निकालूं, इसका पहले डबल करूं और उसके सामने नेगेटिव डाल दूं, क्या होगा -27.2। ठीक है, इनटू क्या आपका 1 स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर, -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, और अगर मैं E1 निकालूं टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की, तो -13.6 1 स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर, यानी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। समझ में आया? ठीक है, आइए जरा सेकंड ऑर्बिट की बात करता हूं। और सेकंड ऑर्बिट, अगर मैं सेकंड ऑर्बिट की बात करूं तब तो n की वैल्यू हो जाएगी 2, बराबर, और z तो 1 ही रहने वाला है। चलिए पहले K2 निकालते हैं। हाँ, तो 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, तो z स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर होगा, और ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 4 से इसको कट करोगे आएगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। सेकंड सेल में आ गई काइनेटिक एनर्जी 3.4 इलेक्ट्रॉन। अब बस डबल नेगेटिव लगाना तो क्या आ जाएगा, मैकेनिकल, इसी पे नेगेटिव लगा क्या आएगा टोटल। ठीक है, आइए जरा U2 निकालें। ठीक है, यहाँ U2 निकालो, B2 नहीं, -27, और ये क्या होगा 1 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर, बराबर का, तो ये क्या होगा, इसका डबल करो और साथ में नेगेटिव लगा दो, 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। समझ में आ रहा है? ठीक है, और अगर मैं E3 निकालूं यहाँ से, तो सॉरी E2 -13.6 1 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर, बेटे ये क्या हो जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। समझ में आ रहा है कुछ? ठीक है, आइए फॉर थर्ड ऑर्बिट एक और निकाल लेते हैं जिससे कंपैरिजन कर सकें। थर्ड ऑर्बिट के लिए क्या n की वैल्यू 3 हो जाएगी? ठीक है, तो अगर मैं सबसे पहले निकालूं K3 इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर, ये आ जाएगा 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना? 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर मैं U3 निकाल, हाँ डबल एटम है, क्या हो जाएगा -27.2 1 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर। हम इसको कभी सॉल्व भी नहीं करेंगे, हम तो यही दिमाग लगाएंगे, इसको डबल करके नेगेटिव लगाओ, आंसर वही आने वाला है। तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, बराबर, जस्ट डबल किया और नेगेटिव लगा दिया।
और अगर मैं E3 की बात करूं तो -13.6 1 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर यानी -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब आप आराम से इत्मीनान से देखो क्या हो रहा है। जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर चल रहे हो क्या बढ़ रहा है क्या घट रहा है तुम खुद बताओ। काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, हमको तो नहीं लग रहा है घट रही है। अरे 13.6 था, दूसरे में 3.4 हुआ और ये 1.5, यानी न्यूक्लियस से दूर चल रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। पोटेंशियल और मैकेनिकल दोनों बढ़ रही है। ठीक है, यहाँ क्या था -27.2, यहाँ -6.8 बढ़ गई वैल्यू, ये माइनस में है। ठीक है, और ये और भी बड़ी वैल्यू है। मैकेनिकल देखो -13.6 -3.4 -1.5। इसका मतलब जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर चलते हैं काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करती है, मैकेनिकल और पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की इंक्रीज करती है। हाँ सर, इसलिए हमको लेने की बोल लेक्चर बाद जाएंगे हम क्या करेंगे। आओ सब मजे लेते रहते हैं सबसे। आया बेटा समझ में? तो बताओ सारा डिस्कशन जो खत्म करने चल रहा जितना आज तक पढ़ाया, न्यूक्लियस से जैसे जैसे मैं दूर चलूंगा, अब आराम से देखो इसी फिगर में सब कुछ समझ में आ जाएगा। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इंक्रीज कर रही थी, सक्सेसिव ऑर्बिट के बीच का जो डिफरेंस था वो भी इंक्रीज कर रहा था, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही है, मैकेनिकल एनर्जी इंक्रीज। यही फिगर सारे हैं सब। बात समझा ना? इस सब कुछ न्यूक्लियस दूर चलने पर क्या क्या हो रहा है। क्यों देखो बेटा, वेलोसिटी घटी तो काइनेटिक तो घटना ही था, तो काइनेटिक का हाफ mv², जब v कम हो गया तो काइनेटिक तो कम होना ही। बात समझा ना? इसीलिए जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर चलते हैं तो वेलोसिटी कम हो रही है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की। बट मैकेनिकल और पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल मतलब टोटल एनर्जी समझ लो, हाँ टोटल एनर्जी इंक्रीज करती है इलेक्ट्रॉन की। बताओ पूरी बात समझ में आ गई? कोई डाउट किसी को? कैसा भी नहीं? अच्छा चलो अब कुछ नोट पॉइंट में बात कर लेते हैं, इतने में कोई दिक्कत नहीं ना बेटा। अब अगर हम बात करें जरा दो ऑर्बिट के बीच की टोटल एनर्जी का डिफरेंस निकालें अगर, ठीक है, मतलब अब हमारा पूरा फोकस क्या होगा, ना तो काइनेटिक पे रह गया ना ही पोटेंशियल पे रह गया भाई। तो इलेक्ट्रॉन के पास टोटल एनर्जी की बात करूंगा ना मैं, तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी कौन सी है, ई वाली, E1 E2 E3 E4। आगे के सारे कैलकुलेशन इन्हीं एनर्जी से हो, ठीक है, अपने को इनसे और इससे मतलब नहीं। हाँ निकालने के लिए न्यूमेरिकल आएगा तो अपन लोग निकालेंगे, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट कौन सी एनर्जी है, टोटल, क्योंकि उसमें हमने पोटेंशियल को भी समझा और काइनेटिक दोनों को जोड़ा है ना, टोटल से मतलब रखेंगे हम लोग। चलो आगे बढ़े आप, इसकी बात करें तो फिर और 5 मिनट की बात करते हैं। चलो ये फिगर बना दो, दिमाग में देखते रहो, चिपक जाएगा। आइए देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आया -13.6 इंटू Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, यही है, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी, ठीक है। काइनेटिक था उसी का जस्ट नेगेटिव रख दिया तो क्या आ गया, पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा एक बात, अपन लोग अब क्या किया, देखो हमने E1 E2 E3 तक रुक गए थे, अब थोड़ा आगे तक चलते हैं क्योंकि यही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था। तो E1 क्या था, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। E1 अपना आया था याद करो -13.6, फिर आता -3.4 -1.5, 3 तक तो अपन लोगों ने निकाला था, थोड़ा आगे भी चलेंगे, ठीक है। E1 -13.6, सब काम हो रहा है हाइड्रोजन के लिए यहाँ, तो क्या होगा 1 स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर यानी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर है। E2 -13.6 1 अपॉन 2 का स्क्वायर यानी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ गया। E3 देखो बढ़ रही है एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। E3 इसका मतलब फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम है, सेकंड सेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा है, और थर्ड सेल में देखना और ज्यादा है। इसीलिए जब इलेक्ट्रॉन एक लोअर सेल में होता है तब उसको जब हम एनर्जी देते हैं ना तो उसकी एनर्जी क्या
बढ़ जाती है, इसलिए कूद के वो हायर ऑर्बिट में चला जाता है। फिर वहां पे वो थोड़ी देर के लिए रुकता है, फिर अपने ग्राउंड स्टेट में आता है और एनर्जी को रिलीज करता है, जिसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, स्पेक्ट्रम का काम तो शाम को आएगा। चलो E3 शाम को फिर पढ़ेंगे ना हम लोग इसको। हाँ 1 स्क्वायर अपॉन 3, यहाँ तक मैंने निकाला था, इतना तो हमने 1 2 3 करके देखा था ना, 3 तक। E4 निकाल लेते हैं बेटा, तो -13.6 1 स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 0.85 इलेक्ट्रॉन। E5 निकाले अगर हम तो -13.6 1 स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर -0.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत ध्यान समझना, और ऐसा करते करते हम लोग देखो बहुत ध्यान समझना, अगर हम बोले कि E6 पे, चलो E6 पे निकाले -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये आ गया -0.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अच्छा अगर ऐसे बढ़ते बढ़ते हम इन्फिनिटी पे चले जाएं तो इनफाइनाइट नंबर की सेल्स पे, तब क्या एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की, देखते हैं। तो -13.6 सेट तो हुआ 1 स्क्वायर, और ये इन्फिनिटी का स्क्वायर, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 होता है क्या। ठीक है, इसका मतलब इन्फिनिटी पे जो एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, 0। इससे ज्यादा ये बात समझा क्या हो, -2, तो इन्फिनिटी एनर्जी क्या है, काफी ज्यादा है, और इन्फिनिटी एनर्जी क्या हो जाएगी इसकी, 0। तो अगर हम दो ऑर्बिट के बीच का एनर्जी का डिफरेंस निकालें तो क्या आएगा। चलो, तो अगर हम E2 माइनस E1 करें तो -3.4, देखो E2 कितना है, -3.4, और हम डिफरेंस निकाल रहे हैं -13.6, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और डिफरेंस आएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी पहले और दूसरे ऑर्बिट के बीच में एनर्जी का डिफरेंस कितना है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं, E2 माइनस E1। अब जरा हम लोग E3 माइनस E2 करते हैं। E3 है अपना -1.5 और E2 है अपना -3.4, ये फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये डिफरेंस आएगा 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरे और तीसरे में देखिए डिफरेंस बहुत ज्यादा कम हो गया एनर्जी का। ठीक है, और अगर हम लोग E4 माइनस E3 करें, E4 कितना निकाला है 0.85 माइनस E3 कितना -1.5, माइनस माइनस ये प्लस होगा, ये 0.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा और डिफरेंस कम हो गया एनर्जी का। ठीक है, और अगर मैं क्या करूं E5 माइनस E4, E5 निकाला -0.55 और E4 कितना 0.85, ये प्लस में आ जाएगा, तो ये आपका आ गया 0.30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E6 माइनस E5 करूं अगर मैं तो क्या हो जाएगा आपका, E6 हमें निकालना है -0.35 -0.55 माइनस माइनस प्लस 0.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखो इतनी कहानी तुमने समझा, ठीक है, कि टोटल एनर्जी भी इंक्रीज कर रही है, लेकिन जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर चल रहे हो डेल्टा En क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो सक्सेसिव ऑर्बिट के बीच का एनर्जी डिफरेंस क्या हो रहा है, घट रहा है। पहले और दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी का डिफरेंस, उसके बाद 1.9, उसके बाद 0.65। बात समझा ना। इसका मतलब यहाँ एक चीज और बढ़ा दूं कि भाई डेल्टा En क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। बात समझा ना, डेल्टा En क्या हो रहा है, डिक्रीज। इतना चीज आप दिमाग में भर, समझा कि न्यूक्लियस से दूर चलते हैं तो क्या डायग्राम कुछ ऐसा, ये रो न्यूक्लियस, ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल, ये थर्ड सेल, ये फोर्थ सेल, यानी इनके बीच का एनर्जी डिफरेंस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब इसको तुम रेडियस मत नापने यार, सर यहाँ तो ज्यादा दिख रहा है, ये R है। ठीक है, इसको रेडियस समझना है। इनके बीच का डिफरेंस 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इनके बीच का 0.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको मत समझना सर यहाँ तो डिफरेंस बढ़ गया, ये वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, ये रेडियस नहीं है, ये एनर्जी लिख रहा हूँ। बात समझा क्या। तो जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर चलते हो तो क्या होता है, रेडियस क्या होता है, बढ़ता है, डेल्टा Rm बढ़ता है, वेलोसिटी घटती है, काइनेटिक एनर्जी घटती है, पोटेंशियल बढ़ती है, मैकेनिकल बढ़ती है, डेल्टा En घटता है। इतनी बात तैयार हो गई। अच्छा, अब 2-3 पॉइंट और है, फिर मैं थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा बेटा, वो नोट
आयोनाइजेशन एनर्जी वगैरह क्या होता है उसको समझा दूं। हटा दे इसको। समझ में कुछ आया कि नहीं? चल इसमें से आपको एक्साइटेशन एनर्जी वगैरह बता देता हूँ थोड़ा सा। रेडियस तो बता दिया, वेलोसिटी बता दिया, टोटल एनर्जी बता दिया। हाँ चलो कुछ एक बात मेरे इसको सुन लो। डेफिनेशन वैलिड फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, बहुत ध्यान समझना। डेफिनेशन वैलिड फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन, उनके लिए सब डेफिनेशन में लिख रहा हूँ। डेफिनेशन वैलिड फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। जैसे एक होता है ग्राउंड स्टेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्राउंड स्टेट? ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है कि जब हम n की वैल्यू 1 ले तो उसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। फर्स्ट सेल में ही इलेक्ट्रॉन है, उसे क्या बोलेंगे? ग्राउंड। तो देखो भैया मैं बात क्या कर रहा हूँ, 1 इलेक्ट्रॉन, अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो पहले ही सेल में रहेगा ना वो, बात समझा ना? तो अगर क्या जितनी भी डेफिनेशन पढ़ा रहा हूँ सब कितने इलेक्ट्रॉन के लिए लागू होंगे? या तो हाइड्रोजन के लिए, या H+ के लिए, या Li+2 के लिए। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट क्या होता है? when n is equal to 1, n is equal to 1 is called ground state। इसको अपन लोग बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, मिनिमम एनर्जी स्टेट आप बोल सकते हो इसको, ग्राउंड स्टेट। एक होता है बेटा एक्साइटेड स्टेट, सेकंड है अपने पास एक्साइटेड स्टेट। ये क्या होता है? एक्साइटेड स्टेट क्या होता है? स्टेट अदर देन ग्राउंड स्टेट इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट। यानी इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में छोड़ के सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है, फिफ्थ में है, इसका मतलब वो एक्साइटेड स्टेट। भाई एक ही इलेक्ट्रॉन है, अगर वो पहली सेल में यानी ग्राउंड स्टेट में, पहली सेल को छोड़ के अगर दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें कहीं पे भी है, उसे क्या बोलेंगे? एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? स्टेट अदर देन ग्राउंड स्टेट, other than ground state is called excited state। excited state यानी यहाँ जो n की वैल्यू होगी ना, वो क्या होगा? अगर n की वैल्यू 2 आई तो इसे बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि 1 से इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? 2 में। इसे क्या बोलेंगे? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अगर n की वैल्यू 3 आई इसे क्या बोलेंगे? सेकंड एक्साइटेड स्टेट। क्वेश्चन आएगा, ध्यान समझो। तो बोलेगा इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से सेकंड एक्साइटेड स्टेट में गया, तो आपको n की वैल्यू मालूम चाहिए, सेकंड के लिए क्या रखूंगा? भाई एक इलेक्ट्रॉन है तो उसका ग्राउंड स्टेट 1 ही हुआ, यानी n = 1। अब एक्साइटेड क्या 1 को छोड़ के कहीं पे भी जाए, तो अगर वो दूसरे में है तो उसे बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, एक सीढ़ी चढ़ के ऊपर गया है सेकंड सेल में। ठीक है, अगर n = 3 है क्या बोलेंगे इसको? सेकंड एक्साइटेड स्टेट। से क्या बोलेंगे? सेकंड एक्साइटेड स्टेट। n = 4 ले लो तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो इस बात को समझना, क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है अपने ग्राउंड स्टेट से सेकंड एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा, एनर्जी निकाल के इलेक्ट्रॉन। बात समझा ना? तो आपको पता होना चाहिए सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या। ग्राउंड का मतलब n = 1, 1 से 2 में गया तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए n फाइनल की वैल्यू आएगी 2। इनिशियल n1 तो हमेशा 1 ही रहेगा। ठीक है, और सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब 1 से 2, 2 से 3, 3 में पहुंच गया वो इलेक्ट्रॉन, तो n फाइनल क्या लोगे? 3। इस बात को समझिएगा कि एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है। अच्छा, तीसरा टर्म आता है वेरी इंपॉर्टेंट, आयोनाइजेशन एनर्जी। पढ़ा रखा है आपको पीरियोडिक टेबल में थोड़ा सा, आयोनाइजेशन एनर्जी। यहाँ इलेक्ट्रॉन के टर्म बनाता हूँ IE, क्योंकि यहाँ मैं सब काम किसके लिए कर रहा हूँ? 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n = 1 to infinity। भाई n = 1 से फर्स्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को निकाल के इन्फिनिटी तक पहुंचाने के लिए जो एनर्जी आपको एटम को देना पड़ेगा उसे बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। बहुत ध्यान समझना। ठीक है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ तो मेरी पहली सेल ही वैलेंस सेल हो गई ना, बट जो मैंने पीरियोडिक टेबल में पढ़ाया था वो किसी एटम के लिए भी पढ़ाया था मैंने। वहां पे वैलेंस सेल दूसरी भी हो सकती थी, तीसरी भी हो सकती थी। मैंने नाइट्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन निकाला था, ऑक्सीजन से भी इलेक्ट्रॉन निकाला था। यहाँ पे जो टोटल डेफिनेशन किसके लिए वैलिड है?
एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के लिए। तो हाइड्रोजन में कहाँ होगा इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन वो कहाँ होगा, फर्स्ट सेल। क्या उसकी फर्स्ट सेल ही वैलेंस सेल नहीं कहलाएगी क्या? ठीक है, तो उसी सेल से इलेक्ट्रॉन को निकाल के इन्फिनिटी तक ले जाना। और पीरियोडिक टेबल में क्या पढ़ा था, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस सेल ऑफ आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम विच इज प्रेजेंट इन देयर ग्राउंड स्टेट, पढ़ाया था ना। तो अब वहां नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके तीसरे सेल में थे, तो वहां से भी निकाल के इन्फिनिटी तक पहुंचाना भी क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी। बट ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम यहां पढ़ रहे हैं क्या, डेफिनेशन वैलिड फॉर वन इलेक्ट्रॉन। तो वन इलेक्ट्रॉन का मतलब कौन सी सेल, तो बस अगर इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट सेल से निकाल के इन्फिनिटी तक ले जाना है आपको, तो जितना एनर्जी तुम एटम को दोगे दैट इज कॉल्ड, समझ में आया? ठीक है, चलिए एनर्जी रिक्वायर्ड to remove electron from n equal to 1 to n equal to infinity, 1 से लेके इन्फिनिटी तक के लिए जो एनर्जी लगे उसे क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। और अच्छा बताओ आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी, फाइनल एनर्जी इन्फिनिटी पे जो एनर्जी होगी माइनस इनिशियल यानी E1। अगर मैं निकाल रहा हूं कि भैया कितनी आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी, आप बताओ इलेक्ट्रॉन को कहां से कहां फेंकना है, एक से लेकर इन्फिनिटी तक। तो भैया समझो अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट सेल से दूसरे सेल में फेंकना होता, दिमाग लगाना, अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट सेल से दूसरे सेल में फेंकना होता तो मुझे इलेक्ट्रॉन को 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी पड़ती। अभी निकाल के दिया था तो एनर्जी के बीच का डिफरेंस, भाई मैं फर्स्ट सेल में बैठा हूँ, ठीक है, मैं इलेक्ट्रॉन हूँ, थोड़ी देर के लिए मुझे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मैं फर्स्ट सेल में बैठा हूँ, तो मेरी एनर्जी कितनी है 13.6 माइनस 13.6। मुझे सेकंड सेल में जाना है, उसकी एनर्जी कितनी है 3.4 माइनस 3.4। तो सेकंड सेल की एनर्जी मेरे कंपैरिजन में 10.2 अधिक है। तो अगर तुम मुझे बाहर से 10.2 सप्लाई करोगे तभी मैं उछल के जाऊंगा दूसरे में। बात समझ में आ रहा है क्या? यानी किसी भी इलेक्ट्रॉन को अगर ऑर्बिट में ट्रांजिशन करना है, मुझे अगर फर्स्ट से सेकंड में जाना है, तो फर्स्ट और सेकंड के ऑर्बिट के जो एनर्जी का डिफरेंस होगा उतनी एनर्जी अगर मुझे मिलेगी तो मैं उछल के दूसरे में पहुंच जाऊंगा। बात समझ रहा हो क्या? यानी जहां भी अगर मुझे पहले से चौथे में जाना है, ठीक है, तो पहले की एनर्जी कितनी है 13.6, दिमाग लगाओ 13.6, चौथे की कितनी थी आपका 13.6, 3.4, 1.5 और 0.85। तो 13.6 और 0.85 को माइनस करो, जितनी एनर्जी आती है उतना ही डिफरेंस चाहिए, उतना एनर्जी मुझे दे दो, मैं पहले चौथे में चला जाऊंगा। कुछ दिन बाद फील आ रही है कि नहीं सब्जेक्ट की, मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, ऑर्बिट में ट्रांजिशन कैसे होता है, ठीक है, यानी क्या होता है आपका कि जहां पे भी आपको जाना, आप जहां पे हो, ठीक है, उससे आपको जहां पे जाना है तो जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड उतना दे दूं। फॉर एग्जांपल तुमको रिसर्च सर्टिफिकेट जाना है, मैं 15 रुपए दे दूं, पहुंच जाओगे, वही तुम्हारा ऑर्बिट ट्रांजिशन हो गया, वही तुम्हारी एनर्जी है, लौट के मत आना, वहीं रह जाना। बात समझा क्या? बात समझ में आ रहा है? मुझे जहां से जहां तक जाना है उतना किराया मैं तुमको दे दूं, पहुंच जाओगे ना, किराए का मतलब एनर्जी। अब इलेक्ट्रॉन को किराया चाहिए फर्स्ट सेल में सेकंड सेल में जाने के लिए, किराया कितना चाहिए 10.2 रुपए इलेक्ट्रॉन की जेब में डालो, फर्स्ट से सेकंड में चला जाएगा आराम से। कुछ समझ में आया? ठीक है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को अब मैं कहां से कहां भेज रहा हूं, 1 से इन्फिनिटी। तो कितनी एनर्जी दूंगा, जितना 1 और इन्फिनिटी में डिफरेंस होगा। तो एनर्जी ऑफ इन्फिनिटी माइनस एनर्जी ऑफ 1, एनर्जी ऑफ इनफाइनाइट अब भी निकाल के दिया 0 बराबर, और ये माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। जेड कौन है, हाइड्रोजन, क्या लिखूं यहाँ पे 1, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर ही होगा, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, एन स्क्वायर भी कितना हो गया 1 का स्क्वायर बराबर। तो क्या आ गया ये 13.6 आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम बराबर, यही हो गया। अच्छा अगर ये तो मान चलो कि हाइड्रोजन के लिए था 1, कोई दूसरा एटम होता क्या मैं यहाँ पे सिर्फ जेड लिखता, कोई दूसरा मान लो यहाँ हीलियम होता तो क्या तब भी 1 लिखता क्या मैं, हीलियम प्लस के लिए, क्या लिथियम प्लस 2 के लिए 1 लिखता क्या, तब मुझे 3 लिखना होता ना। तो अगर मुझे आपको आंसर एनर्जी का फार्मूला देना हो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, तो यहाँ बस जेड रख दूं बस, तो क्या हो जाएगा बताओ, आंसर एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये 0 था, यही से समझो माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर। ये 1 तो फिक्स ही रहेगा क्योंकि तुम कहा ग्राउंड स्टेट क्या है इसका 1 से तो भेज रहे हो ना, तो ये 1 स्क्वायर फिक्स होगा। तो बताओ फार्मूला क्या बन गया 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बराबर यही होगा, बस अपॉन 1 क्या करने की जरूरत है,
ठीक है, ये हो गया Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। बस ये फॉर्मूला याद रखो किसके लिए, आयोनाइजेशन। जब भी पूछे आयन एनर्जी तो ये फॉर्मूला लगाओ। अब कितना आसान हो गया, तो कुछ आपको सोचना ही नहीं है। बोला हाइड्रोजन की आयन एनर्जी क्या होगी, तो 13.6, क्योंकि Z क्या होता है उसका 1। ठीक है, ये Z ही है भाई। चलो आप समझ में आए। चलो अगर बोलूं आपसे कि भाई हीलियम प्लस, एक ही इलेक्ट्रॉन की बात होगा तभी निकालना, हीलियम प्लस, तो हीलियम का जो Z होता है 2, तो आप 2 का स्क्वायर कर दो आगे, हीलियम का एनर्जी। मैं लिख दूं लिथियम प्लस 2, लिथियम का Z होता है 3, 3 का स्क्वायर कर दो, आ गया क्या, लिथियम का एनर्जी। ये फार्मूला समझ में आया क्या, 13.6 इंटू Z स्क्वायर क्या है, आयन एनर्जी का फार्मूला। आपको ये आए ना आए, ये फार्मूला याद करें। ठीक है, 13.6 इंटू Z स्क्वायर, बस Z बदलेगा एनर्जी बदलेगी आपकी, जो भी आइटम देगा फटाफट निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लिख ही दिया है, फाइंड आयन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम का Z कितना होता है 1, बस यही आयन एनर्जी। हाइड्रोजन डायरेक्ट पूछा गया क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन एटम की आयन एनर्जी कितनी होती है, 13.6 -27.2 1.5 ऐसे ऑप्शन बना के दिया गया था। 13.6 समझ में आ रहा है, तो आयन एनर्जी समझ में आ गया बेटा। ग्राउंड स्टेट से इंफिनिटी तक ले जाना है, और सारी डेफिनेशन किसके लिए है, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए है। 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब ग्राउंड ही फिक्स हो गया 1। अब उससे तुमको इंफिनिटी तक इलेक्ट्रॉन पहुंचाना है, जितनी एनर्जी तुम दोगे एटम को उसको बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। समझ में आया क्या एनर्जी, ये फार्मूला ध्यान रखना बेटा। तो बात कर लेते हैं आयन एनर्जी का फार्मूला निकाल के आपको दे दिया सामने, 13.6 इंटू Z², बस यही याद रखिए। दूसरा आता है बेटा, दूसरी एनर्जी है एक्साइटेशन एनर्जी। पहली थी क्या, आयन एनर्जी, अब क्या है एक्साइटेशन एनर्जी। अब ये एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है, अगर मैं इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट सेल से निकाल के इंफिनिटी छोड़ के कहीं पे भी भेजूं, 2 में 3 में 4 में 5वें ऑर्बिट में 6ठे ऑर्बिट में 7वें में, उसको एक्साइटेशन एनर्जी। अगर ग्राउंड से इंफिनिटी तक ले जाना है तो ग्राउंड से n इक्वल टू इंफिनिटी नहीं, n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू इंफिनिटी कर दिया तब तो ऐसी एनर्जी होगी। n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी एक्सेप्ट इंफिनिटी, उसको बोलेंगे क्या, एक्साइटेशन एनर्जी। समझ में आया क्या, ठीक है। लेकिन ग्राउंड स्टेट से ध्यान रखना, अभी एक आएगा बाइंडिंग एनर्जी, वो आपको कंफ्यूज कर देगा। ठीक है, समझिएगा आयन एनर्जी क्या है, 1 से इंफिनिटी तक ले जाने की जो एनर्जी है उसे आयन एनर्जी। फार्मूला 13.6 इंटू एक्साइटेशन है 1 से कहीं भी एक्सेप्ट इंफिनिटी, बात समझा, तो क्या बोलेंगे एक्साइटेशन एनर्जी। यहाँ पे क्या, द एनर्जी रिक्वायर्ड, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव an electron from n equal to 1 to n equal to n। अब वो n हो सकता है 2 3 4 5 6 कुछ भी, इंफिनिटी में मत भेजो, बस उसके पहले तक कहीं भी किसी भी सेल में ला के रखो उसको। ठीक है, इसका मतलब बताओ एक्साइटेशन एनर्जी क्या होगा, फाइनल ऑर्बिट की एनर्जी माइनस इनिशियल। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ En माइनस E1 लिख सकता हूँ। याद करो जब हमने इंफिनिटी पे भेजा था 1 से, तो E इंफिनिटी माइनस E1 किया था। अब मैंने किसी n पे भेजा, अब ये 2 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है 4 कहीं भी हो सकता है, तो En माइनस E1। अच्छा En कितना होता है एनर्जी, माइनस 13.6 इंटू Z² अपॉन n² माइनस 13.6 इंटू Z² अपॉन 1²। 1 से भेजा है ना आपने, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहां से देखो क्या हो जाएगा, एक्साइटेड ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा आपका 13.6 इंटू Z² कॉमन ले लिया, इसको आगे बढ़ लो 1 माइनस 1 अपॉन n²। ये एक्साइटेशन एनर्जी का फॉर्मूला आ गया 13 पॉइंट्स। अगर यहां तक रखो तो आयोनाइजेशन एनर्जी, 1 माइनस 1 बाई n² भी कर दो तो एक्साइटेशन आ जाएगा। हमने क्या किया, ये आया माइनस माइनस प्लस, तो क्या किया, ये पूरा आपका क्या है 13.6 Z कॉमन लिया, ये क्या है 1 1 माइनस 1 1 बाई n, ये माइनस है ना ये वाला पार्ट, इसको माइनस कर दिया, ये प्लस हो गया ना पूरा। समझ में आया होगा कैलकुलेशन, 1 माइनस 1 बाई
एन स्क्वायर। ये क्या है? एक्साइटेशन एनर्जी निकालने का फॉर्मूला, कितनी एक्साइटेशन एनर्जी रिक्वायर्ड है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में ही है, ये भी किसमें है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। जैसे क्वेश्चन देखिए, बोला फाइंड एक्साइटेशन एनर्जी व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्वेश्चन बोला आपने को फाइंड एक्साइटेशन एनर्जी व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम ग्राउंड स्टेट, खुद ही बोल रहा है ग्राउंड स्टेट, भाई ग्राउंड स्टेट से मूव कराना ही पड़ेगा, एक्साइटेड n इक्वल टू 1 टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अच्छा, एक बात समझ में आ गया कि ग्राउंड स्टेट का मतलब n इक्वल टू 1, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या? 2। ठीक है, इसका मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब n इक्वल टू 2, बस यहाँ रखे फॉर्मूले में। तो एक्साइटेशन एनर्जी इक्वल टू होता है 13.6 इंटू जेड स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर, यही होता है। अच्छा, सारी बात कर रहा है हाइड्रोजन के लिए, तो ये 1 हो जाएगा। क्वेश्चन ही बोला था फॉर हाइड्रोजन एटम, तो ये 13.6 इंटू 1 स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा? 13.6 ये 4 4 पंजा 4 4 माइनस 1 3 यानी इंटू 3/4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। बाकी तुम सॉल्व कर, ठीक है, समझ में आ गया? ऐसे निकालते हैं अपन लोग क्या? एक्साइटेशन एनर्जी जब n इक्वल टू 1 से कहीं भी ले जाए एक्सेप्ट इन्फिनिटी, ये फॉर्मूला अप्लाई कर ले। एनर्जी कितनी होगी इलेक्ट्रॉन की, कितना लेके जाएगा? अरे बेटा देख, ये माइनस माइनस प्लस हुआ, यहाँ से मैं 13.6 जेड स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ। ये पूरा बताओ, ये आपका इधर पूरा कितना आ गया? यहाँ से क्या बचा? 1/1 तो 1 ही होगा। इधर बोलूं जेड क्या है आपका, यहाँ पे जेड स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ बताओ ये पूरा क्या 13.6 जेड कॉमन, तो अगर मैं 1/1 लिखूं तो क्या आएगा? 1, इधर आया 1 पॉजिटिव में। और ये बताओ आपका 1/n स्क्वायर किस पे आया? 1 माइनस 1/n, और क्या? समझा? ठीक है, ये प्लस था ये माइनस था, इसको पहले लिख लिया 1 और ये माइनस था माइनस 1/n, जो 13.6 जेड स्क्वायर तो कॉमन हो गया। आया कि नहीं समझ में? ठीक है, चलो, तो ये समझ में आया बेटा आपको? आंसर एनर्जी क्या होगी समझा? 1 से कहां भेजना है इलेक्ट्रॉन को? इन्फिनिटी। फार्मूला 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, एक्साइटेशन 1 से कहीं भी एक्सेप्ट इन्फिनिटी, फार्मूला 13.6 इंटू जेड का 1 माइनस 1/n स्क्वायर। ठीक है, चलो तीसरा लास्ट आपका बाइंडिंग एनर्जी। क्या है? बाइंडिंग एनर्जी। आराम से सीखो, बोल्ट्ज का एटॉमिक मॉडल में पहले बोला था, बहुत वर्सेटाइल मॉडल है, बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। बाइंडिंग एनर्जी या किसी को कभी कभी बोलते हैं सेपरेशन एनर्जी। अच्छा, अब बाइंडिंग एनर्जी क्या है? इलेक्ट्रॉन को कहीं से मूव करके इन्फिनिटी तक पहुंचा दो। अब 1 ही नहीं, 1 से इन्फिनिटी क्या हुआ आपका? आयसन। तुम 2 से इन्फिनिटी पहुंचा दो, 3 से इन्फिनिटी पहुंचा दो, 4 से इन्फिनिटी पे पहुंचा दो, तो बाइंडिंग। एक्सेप्ट ग्राउंड स्टेट 1। समझना, थोड़ा थोड़ा अंतर है बट अच्छा है। ठीक है, अगर आप ग्राउंड स्टेट से पहुंचाते हैं इन्फिनिटी पे, उसे बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, ग्राउंड स्टेट से कहीं भी पहुंचाओ एक्सेप्ट इन्फिनिटी, एक्साइटेशन एनर्जी। ठीक है, और किसी भी स्टेट से इन्फिनिटी, बाइंडिंग एनर्जी। एक्सेप्ट ग्राउंड, समझ में आया क्या? चलिए, तो यहाँ पे क्या होगा आपका? बाइंडिंग एनर्जी, द एनर्जी रिक्वायर्ड, to move an electron from any state to, यहाँ any state का मतलब n इक्वल टू n, 1 नहीं हो सकता, 1 होगा तो ग्राउंड हो जाएगा, तब आंसर एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5, उससे उठा के फेंक दो इन्फिनिटी। ठीक है, टू इन्फिनिटी, हाँ एक्सेप्ट n इक्वल टू 1। चलो फॉर्मूला बना ले। तो अगर मैं बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला कहां से कहां ले जा रहा हूं इलेक्ट्रॉन को? किसी भी स्टेट से इन्फिनिटी तक, यानी E इन्फिनिटी माइनस En लिख सकता हूं क्या? बराबर ना, डिफरेंस के बराबर तो एनर्जी दूंगा ना। चलिए
इन्फिनिटी पे एनर्जी आज प्रूफ करके दिया, जीरो होता है माइनस, और ये एनर्जी का फॉर्मूला 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन, माइनस माइनस प्लस हो गया क्या, 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और यही फॉर्मूला है बाइंडिंग एनर्जी का, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, यानी जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है वही बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला है। बात समझा क्या? ठीक है, डाउट तो नहीं भैया इस सब में? इसका मतलब एक बात बताओ, बहुत ध्यान समझना, अगर मैं इतने पार्ट की बात करूं, गौर से देखना, इतने पार्ट की 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, क्या ये आयोनाइजेशन एनर्जी थी क्या? बराबर। उसी को अगर मैं एन स्क्वायर से डिवाइड मार दूं तो क्या बाइंडिंग एनर्जी? तो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे ही खेल जाते हैं आपके साथ, आयसन एनर्जी देके पूछ लेंगे बाइंडिंग एनर्जी। बात समझा क्या? दिमाग लगाना वहां पे, इतना तो आयसन एनर्जी था, उसको अगर मैं एन से डिवाइड मार दूं तो क्या बन जाएगी? बाइंडिंग एनर्जी। और आयसन दी और बाइंडिंग तक पहुंचना हो तो ये रास्ता है, आयसन एनर्जी डिवाइड बाई एन स्क्वायर। आई होप कांसेप्ट क्लियर हो गया होगा। शाम को आइए तीसरा पॉस्टुलेट पढ़ते हैं। चलो धन्यवाद।